हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग जो है एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसी क्वेश्चन सीरीज में आपके पास चौथा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन में आते हैं। आपके पास क्वेश्चन है एन आइडियल पी एन डायोड व्हेन द रिवर्स बायस बिहेव लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास बोला गया है कि पीएन डायोड जो है रिवर्स बायस में किस तरीके से बिहेव करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान के चलिए आपके पास ये पीएन आपके पास डायोड है। इस पीएन डायोड में आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो यदि इसको जो है आप बैटरी के धनात्मक सिरे से और इसको बैटरी के ऋणात्मक सिरे से आप जोड़ देते हैं तो इसको फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। उसी तरीके से यदि इसके पोटेंशियल हम लोग जो है निगेटिव आपके पास पॉजिटिव कर दिए, मतलब P को आपके पास ऋणात्मक से और N को धनात्मक से जोड़ दिए, तो ये आपके पास रिवर्स बायस कहलाता है। तो फॉरवर्ड बायस में ये आपके पास एक प्रकार का क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और रिवर्स बायस में जो है आपके पास ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। क्लोज स्विच मतलब कि आपके पास होता है शॉर्ट सर्किट, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट होता है, और ओपन स्विच मतलब आपके पास ओपन सर्किट। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। क्लोज स्विच की तरह काम नहीं करेगा ये। ठीक है, परफेक्ट इंसुलेटर, तो परफेक्ट इंसुलेटर जो है जिसमें करंट की वैल्यू आपके पास जीरो होती है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके पास ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इस कारण से इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्न्स रेशियो इक्वल टू 1। इसमें से बोला कि निम्नलिखित ट्रांसफार्मर में से आपके पास टर्न्स रेशियो जो है इक्वल टू 1 तो होता है। ठीक है, तो टर्न्स रेशियो किसको बोलेंगे? जैसे आपके पास ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें फेरों की संख्या आपके पास n है, इसमें फेरों की संख्या आपके पास n2 है। तो आपके पास n1 और n2 का जो अनुपात है, उसी तरीके से आपके पास जो है v1 और v2 का अनुपात है, उसी तरीके से आपके पास i2 डिवाइडेड बाय i1 का अनुपात है। इसको जो है टर्न्स रेशियो कहा जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा जो है आपके पास n2 डिवाइडेड बाय अगर n1 कर दिया जाए, v2 डिवाइडेड बाय आपके पास v1 कर दिया जाए, और i1 डिवाइडेड बाय i2 की कर दिया जाए, तो ये आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे, इसको टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो जनरली जो है ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर गिवन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला कि टर्न्स रेशियो इक्वल टू 1, किसका टर्न्स रेशियो आपके पास जो है एक के बराबर होता है। तो इसमें आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो संख्या बराबर होती है, तो इसमें टर्न्स रेशियो आपके पास 1 होता है। अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न्स रेशियो की जो वैल्यू जो है आपके पास 1 से ज्यादा होगी। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आइदर स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है। ठीक है, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर याद रखिएगा, इसमें हम लोग जो है डेल्टा स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following is the true about the common emitter configuration of BJT with visual notation? कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन के लिए आपको करंट गेन की वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है बीजेटी में 3 प्रकार के कन्फिगरेशन हो सकते हैं। एक होता है आपके पास कॉमन एमिटर, दूसरा होता है आपके पास कॉमन बेस, और तीसरा होता है आपके पास कॉमन कलेक्टर। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखो, जिसमें कॉमन एमिटर है तो एमिटर वाला जो है आपके पास टर्मिनल कॉमन रहेगा। हमारे पास 2 टर्मिनल बचेंगे, एक बेस टर्मिनल, दूसरा कलेक्टर टर्मिनल। तो इसमें से जो है आपके पास बेस टर्मिनल इनपुट होगा और कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट होगा। तो इस तरीके से इसमें जो है इसको नोटेशन बीटा से दर्शाएंगे, और ये हो जाएगा दोस्त आपके पास IC डिवाइडेड बाय आपके पास IB। ठीक है, उसी तरीके से कॉमन बेस की अगर बात करें तो कॉमन बेस में आपके पास बेस जो है कॉमन रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो जनरली अल्फा से दर्शाते हैं, और ये होता है आपके पास जो है IC डिवाइडेड बाय आपके पास IE। उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर है, इसमें कलेक्टर का आपके पास कॉमन रहेगा, इसको गामा से दर्शाएंगे, और ये होता है आपके पास IE डिवाइडेड बाय IB। तो इसमें आप कंक्लूजन के तौर पर बोल सकते हो, जिसमें जो टर्मिनल कॉमन रहता है उसमें करंट की वैल्यू नहीं आती। जैसे यहाँ पर कॉमन एमिटर है, यहाँ पर कॉमन एमिटर करंट नहीं दिख रहा है। कॉमन बेस में यहाँ पे कॉमन बेस करंट नहीं दिख रहा है। कॉमन कलेक्टर में यहाँ पर कॉमन कलेक्टर में करंट की वैल्यू नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, तो जो टर्मिनल आपके पास कॉमन रहेगा वो तो आपके पास नहीं आएंगे। तो इसमें यदि हम लोग कंक्लूजन के तौर पर देखिए, जैसे कॉमन एमिटर है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, आपके पास ये वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आई है। ठीक है, अब इसमें कॉमन एमिटर बोला गया है तो इसके हिसाब से IC डिवाइडेड बाय IB, तो ये आपके पास ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
8600 किलो कैलोरी के मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे तो इसका आंसर आपके पास जो है 10 किलो पर आवर होता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक यूनिट में आपके पास जो है 1 किलो वाट आवर होता है, एक यूनिट में 1 किलो वाट आवर। अब इस 1 किलो वाट आवर को यदि मैं ब्रेक करके लिखूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं आपके पास 36 सेकेंड इंटू 1000 आपके पास वाट, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड आपके पास होता है क्या, जूल, ठीक। उसी तरीके से इस जूल को अगर किलो कैलोरी में बदलना है या कैलोरी में बदलना है तो ये होता है आपके पास 861 किलो कैलोरी, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक यूनिट बराबर होता है आपके पास 1 किलो वाट आवर, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है आपके पास 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल होता है, ठीक है। अगर सॉरी कैलोरी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो कैलोरी के टर्म्स में आपके पास हो जाएगा 861 किलो कैलोरी। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर 36 इंटू 10 पावर 5 जूल, और आपके पास 861 किलो कैलोरी होता है। तो इसमें पूछा गया 8600 लगभग आपके पास, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, 10 किलोवाट आवर के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। मेजरिंग यूनिट ऑफ वोल्टेज को दिया गया है, देखो आमतौर पर वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पियर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, ये सभी के सभी कमर्शियल यूनिट है, और ये सभी के सभी यूनिट आपके पास फिजिक्स के टर्म्स में आए हैं, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, तो किसी चार्ज को, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है यही उसका पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाएगा। तो चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है, कुलाम, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जूल पर कुलाम जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जूल पर कुलाम वोल्टेज का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कुलाम पर सेकेंड, तो कुलाम पर सेकेंड किसका यूनिट है, ये आपके पास करेंट का यूनिट है, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास करेंट का यूनिट है। उसी तरीके से यहाँ पर जूल पर सेकेंड, ये आपके पास पावर का यूनिट है, ये आपके पास पावर का इस तरीके से यूनिट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किसका यूनिट आपके पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ, एक्चुअल में आपके पास ऐसा है, ये है फ्यूजिंग करंट, है ना, ये आपके पास फ्यूजिंग करंट है, और ये लिखा है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज है। तो देखो इसमें दोनों का डेफिनेशन आपको बता दूं कि फ्यूज का ना एक करंट रेटिंग होता है, दूसरा फ्यूजिंग करंट होता है। तो करंट रेटिंग किसको बोलेंगे, करंट की वह वैल्यू जिसमें फ्यूज बिना गले प्रवाहित कर ले उसको करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज बोलेंगे। और फ्यूजिंग करंट उसको बोलते हैं करंट की वह वैल्यू जिसमें फ्यूज में प्रवाहित होने पर फ्यूज वायर गलकर टूट जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये वैल्यू आपके पास ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, इस कारण से इसका मान जो है 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी कारण से इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, Which of the following losses is least significant while calculating the efficiency of DC machine? DC मशीन की efficiency कैलकुलेट करते समय कौन से लॉसेस को कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें आयरन लॉस को कंसीडर किया जाता है, आर्मेचर कॉपर लॉस को भी कंसीडर किया जाता है, फील्ड कॉपर लॉस को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन मैकेनिकल लॉस को उतना कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, if the height of the transmission tower is decreased then the capacitance of the line to earth है, ठीक है। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपके पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का एक बेसिक सा फार्मूला बता देता हूं। तो पहले कैपेसिटेंस के टर्म्स में अगर देखें तो ये होता है आपके पास पाई एप्सिलॉन नेचुरल लॉग कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आपके पास स्मॉल आर, और ये होता है आपके पास फैराड पर मीटर होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इंडक्टेंस की फार्मूला को देखूं तो इसमें होता है 0.2 नेचुरल लॉग कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आपके पास स्मॉल आर डैश होता है, और इसका यूनिट होता है आपके पास हेनरी पर मीटर होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल और स्मॉल आर है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए आपके पास दो कंडक्टर है इस तरीके से, तो दोनों कंडक्टर का एक पर्टिकुलर त्रिज्या होगा, या आपके पास इस तरीके से दो त्रिज्या होगा, और इन दोनों कंडक्टर के बीच का जो है आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। तो कैपिटल आर जो क्या दर्शाता है, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस दर्शाता है, और स्मॉल आर जो है कंडक्टर की त्रिज्या। तो इसमें जनरली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यदि जो है दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस केस में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा होता है आपके पास लंबाई को बढ़ाने पर, लेंथ बढ़ाने पर इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जो है ये दोनों के लिए आप फार्मूले से देखिएगा। अगर दोनों के बीच में अगर मान के चलो स्पेस को इस तरीके से हम लोग बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर कंडक्टर की अगर त्रिज्या बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। इंडक्टेंस के सेंस में अगर देखा जाए, दो कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस अपन बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस आपका बढ़ने लगेगा, दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे तो आपके पास इस तरीके से इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, उसी साथ साथ जैसे अगर लेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, लेंथ के टर्म्स में जो है आपके पास तीनों वैल्यू बढ़ने लगती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, इंडक्टेंस भी बढ़ने लगता है और कैपेसिटेंस। अगर तीनों वैल्यू लेंथ अगर बढ़ेगा तो तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास बढ़ी। अब क्वेश्चन में आते हैं, इसमें लिखा है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपके पास ये ट्रांसमिशन टावर है, इस ट्रांसमिशन टावर में आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास इस तरीके से अर्थ है। तो इसमें क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज डिक्रीज बोला है। मतलब इन दोनों में जो है आपके पास टावर को डिक्रीज कर रहा है, मतलब आप जो है कंडक्टर और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप घटा रहे हो। तो जब घटा रहे हो तो इसमें यदि आप इसको घटाओगे इस तरीके से तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान पे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें जो है घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अवॉइड मॉइस्चर इन ग्रेस ऑफ द ऑयल टैंक इन ट्रांसफार्मर। मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली हम लोग जो है ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रीदर एक्चुअल में ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए होता है, जैसे नॉर्मल इंसान जैसे सांस लेता है उसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी आपके पास ब्रीदर के माध्यम से सांस लेता है। लेकिन इस ब्रीदर में जो है मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है दोस्त आपके पास सिलिका जेल। ध्यान रखिएगा, सिलिका जेल के माध्यम से आपके पास ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए 0 to 100 moving coil voltmeter with the internal resistance of 2 ohm is used to measure voltage up to 200 volt. The additional resistance to be counted in series with the voltmeter. मतलब आपको बोला है कि 0 से 200 वोल्ट का वोल्टमीटर है, आपको 200 वोल्ट वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम है। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी मीटर में ना एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी मीटर में हम लोग सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं तो वो हमेशा और हमेशा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। ठीक है, उसी तरीके से यदि किसी मीटर के अगर पैरेलल में इस तरीके से इस मीटर में अगर पैरेलल में इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये हमेशा अमीटर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है आपके पास आर एस ई इक्वल टू होता है आपके पास आर एम होता है वी अपॉन वी एम माइनस 1 होता है, और इसके लिए फार्मूला होता है आर एस एच इक्वल टू आपके पास आर एम डिवाइडेड बाय आई अपॉन आई एम माइनस ऑफ 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में हमको इस फार्मूले का उपयोग करना है। इसमें ये बोला गया है कि आपके पास जो है 0 से 100 वोल्ट वोल्टमीटर है, 200 वोल्ट बनाना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो इस फार्मूले में अगर देखा जाए 2 ओम आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितना बनाना है आपके पास 200 इसको बनाना है। ठीक है, कितने पर जो है पहले कितना था 100 था। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 माइनस 1 हो इंटू आपके पास 2 होगा, तो इसमें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।